गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सुनी क्लासेस में एक बार मैं पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जीएस पेपर में हम विज्ञान पढ़े हैं, हमने विज्ञान में सबसे पहले जीव विज्ञान शुरू किया है। जो विज्ञान शुरू करने का तात्पर्य ये था कि जितने भी कंपटीशन परीक्षाएं होती हैं, एक दिवसीय में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सब में अगर विज्ञान से 15 क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज़्यादा उसमें से जीव विज्ञान प्रश्न आता है, क्योंकि जीव विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आयोग का ट्रेंड बन गया है कि विज्ञान के अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी जीव विज्ञान से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको हम सबसे पहले जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे, फिर रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे। इसके बाद बचता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पढ़ाने के साथ बाद आप शुरू करेंगे हम जो है पर्यावरण विज्ञान। ये पर्यावरण विज्ञान से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, आयोग का ट्रेंड बन चुका है। तो अब मैं आपको जीव विज्ञान एक नए ट्रेंड से पढ़ा रहा हूँ। ट्रेंड हमारा क्या था, जो पिछली कक्षा में आपने देखा है कि हम शरीर में जो 8 से 9 तंत्र हैं, सभी तंत्रों को एक एक क्लास में उसको कई कई भागों में बांट के हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने शुरू किया था पाचन तंत्र को, उसको भी हमने आपको 2-3 क्लास में पढ़ाया था। श्वसन तंत्र पढ़ाया, परिसंचरण तंत्र पढ़ाया, इसके बाद हमने आपको जो है उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया, इसके बाद हमने आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाया। अब आज का जो हमारा तंत्र है वो प्रजनन तंत्र है, जिसमें हम पढ़ाएंगे मनुष्य का प्रजनन तंत्र, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको भी हम इस टॉपिक को हम 2 सब टॉपिकों में बांट के पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें मेनली हम आपको पढ़ाएंगे कि मनुष्य का जो है प्रजनन तंत्र है, उसमें क्योंकि मनुष्य में प्रजनन तंत्र में हम पढ़ेंगे, उसमें नर के प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तथा मादा के प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि नर का जो प्रजनन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उसका कार्य क्या होता है। उसी प्रकार हम मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या क्या काम है, क्या क्या निर्माण कहाँ होता है। इसके बाद अगला टॉपिक हम लेके आए हैं वो हमारा रहेगा कि निषेचन क्या है, जनन क्या है, किस प्रकार से मनुष्य में निषेचन होता है, कहाँ होता है, बच्चे का निर्माण या जो है गर्भाशय में कैसे होता है, 9 महीने में ही बच्चा जो है 9 महीने में या 9 महीने के बाद ही बच्चे का जन्म ही क्यों होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम आपको पढ़ाएंगे कि जो महिलाओं में एक विशेष प्रकार का जो एक पीरियड जिसे कहते हैं मासिक धर्म, ये क्यों आता है, ठीक है, कैसे आता है, कहाँ ये मतलब कहाँ से जो रक्त स्राव होता है ये शरीर की मतलब उसके किस तंत्र से जो है रक्त का स्राव होता है। इस पूरी अगली क्लास में इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवल टॉपिक हमारा है जो है मनुष्य का प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र को समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्रजनन होता क्या है, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव। पढ़ना है हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रजनन क्या होता है। तो समझ लेते हैं सभी जीव में या सभी जीवों में जो है निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी क्या करता है, अपने समान जीव पैदा करता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, और जिस अंगों के द्वारा ये प्रक्रिया संभव होती है, पूर्ण होती है, उसे प्रजनन अंग कहते हैं। और जो प्रजनन अंग, सभी प्रजनन अंग मिलकर के प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। हमने क्या बताया कि सभी जीवधारियों में अपनी निरंतरता, जिसका तात्पर्य है अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता। यदि वे अपने समान जीव उत्पन्न नहीं करेंगे तो उनका धीरे धीरे क्या होता है, वंश लुप्त हो जाएगा, अर्थात वो वंश खत्म हो जाएगा। तो उसी की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीवधारी अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है, और इसमें जो अंग प्रयुक्त होते हैं उसे प्रजनन अंग कहते हैं, और पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रजनन तंत्र कहते हैं। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ने के पहले समझते हैं, एक होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक प्रजनन। इसको भी हम आज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसके डिटेल्स हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो पहले समझते हैं हम लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन एक ऐसी विधि है जिसमें 2 लिंग आपस में मिलते हैं, अर्थात इसमें लैंगिक प्रजनन में नर व मादा
अंग जब आपस में मिलते हैं तथा जो युग्मनज बनता है उस प्रक्रिया को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, इस प्रक्रिया में दोनों लिंग आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो जायगोट बनता है उसी को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं। और अलैंगिक प्रजनन में ऐसी क्या होता है, इसमें दो अंग आपस में नहीं मिलते हैं, उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। जैसे आप समझ रहे हैं, लैंगिक माने लिंगों का आपस में मिलके प्रजनन करना, उसे लैंगिक होगा। इस शब्द को तोड़ते हैं तो अलैंगिक माने इसमें दोनों लिंग आपस में मिलना की कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ये जीवधारियों में जैसे हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, ऐसी जंतुओं में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। कहने का मतलब इनमें नर और मादा का मिलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, प्रजनन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है। इस दोनों को हमने आपको आज सार कर बताया कि लैंगिक क्या है। तो लैंगिक में नर व मादा दोनों युग्मज जब आपस में मिलते हैं, अंग मिलते हैं, तो युग्मज का निर्माण करते हैं। तो इसको आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे जनन किस प्रकार से होता है, निषेचन कैसे होता है, तब हम आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे होता है। अब हम पढ़ते हैं नर जनन अंग और मादा जनन अंग। इसको देखिए, हमने आपको अलग अलग जो है हमने बोर्ड में अलग अलग बनाया है, आपको हम अलग अलग समझाएंगे कि नर जनन अंग क्या है, मादा क्या। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नर जनन अंग है, जो दिखाई पड़ा है, ये मूत्राशय है। ये जो नली आई हुई है इसे हम कहते हैं शुक्राणु नलिका। इसके बाद ये जो दिखाई पड़ा है ये शुक्राशय है। अभी हम सबके बारे में बताएंगे इसका कार्य क्या होता है। इसके बाद ये जो है मूत्र मार्ग है। इसके बाद इसी जो मूत्र मार्ग जो बाहर है उसे हम सिसन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम पेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम अंग्रेजी में पेनिस कहते हैं। इसके बाद ये जो दिखाई पड़ा दो अंडे के समान, इसे हम विसरण कहते हैं। इसके बाद इसके ऊपर एक झिल्ली दिखाई पड़ी संरचना, जिसे हम अधिविसरण कहते हैं। तो अब हम समझते हैं जो नर जनन अंग में जो अंग हमने आपको बताया कहाँ क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा जो अंग है वो है विसरण या विसरण कोश। ये देखिए विसरण है, जो सभी मनुष्यों में अर्थात नर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें दोनों पैरों के नीचे थैले में क्या होता है, दो अंडे समान रचनाएं होती है, जो लटकता रहता है, उसी को हम विसरण कहते हैं। क्या बताएं, दोनों पैरों के नीचे एक झिल्ली में जो दो अंडे के समान संरचनाएं होती हैं, जिसे हम विसरण कहते हैं। जिस झिल्ली में रहती है उसे हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। इसी झिल्ली में क्या होती है, रहती है। ये बाहर क्यों रहती है, ये क्योंकि इसका काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना। मेनली विसरण का काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। साथ ही साथ इस पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस्टोरोन। क्या कहते हैं, टेस्टिस्टोरोन ग्रंथ पाई जाती है, टेस्टिस ग्रंथ पाई जाती है, जिससे टेस्टिस्टोरोन नामक हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन पुरुषों में पुरुष के लक्षण आता है। जैसे जो भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शैशवावस्था बाल्यावस्था में, उनमें ये गुण नहीं आता है कि कौन जो है, आप अगर बच्चे को आप पहचान नहीं सकते कि कौन बच्चा जो है पुरुष है कौन महिला, अगर बच्चे को एक समान कर दिया। तो यही जो टेस्टिस होता है, जिसको हम विसरण कहते हैं, जो मनुष्यों में एक जोड़ी विसरण पाया जाता है। हमने क्या बताया, जो दोनों पैरों के बीच में थैली के रूप संरचना के रूप में क्या होता है, ये लटकता हुआ रहता है। इसका काम क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करना। इस पर बताया टेस्टिस ग्रंथि होती है, जिससे टेस्टिस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिससे पुरुषों में नर की क्या लक्षण आता है। जैसे उनमें क्या होता है, दाढ़ी का निर्माण, दाढ़ी आना, कंधे चौड़ा होना, जो है इसके साथ साथ आवाज़ भारी होना। साथ ही साथ यही क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। इसके बाद आता है अधिविसरण। ये देखिए जो संरचना दिखाई पड़ रही है दोनों टेस्टिस पे, इसे कहते हैं अधिविसरण। इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु का परिपक्वन व संग्रह। अर्धविसरण का काम क्या होता है, झिल्ली, इसके टेस्टिस के ऊपर एक झिल्ली सम संरचना होती है। इसका मेन काम होता है कि जो है शुक्राणु का परिपक्व करना। जो शुक्राणु बढ़ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ, टेस्टिस पे, इसका काम होता है शुक्राणु का परिपक्व करना तथा उसका संग्रह करना। अगला हमारा जो इसमें होता है अंग होता है, जिसे हम शुक्र वाहिनियाँ कहते हैं। जो आप दिखाई पड़ रहा है, ये जो शुक्र वाहिनियाँ होती हैं,
ये शुक्र वाहिनियां। इसका कार्य क्या होता है, ये शुक्राणु को, कौन, शुक्र वाहिनियां शुक्राणु को अर्ध विसरण, देखिए यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से शुक्र, क्योंकि यहां जो हमारा टेस्टिस में शुक्राणु यहां बनता है, यहां बनने के बाद ये हमने क्या कहा कि जो ये अर्ध विसरण होता है, इपीडायडेमिस कहते हैं, क्या कहते हैं, इपीडायडेमिस कहते हैं, यहां ये संग्रह होता है, यहां शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसके बाद ये इसका काम क्या होता है, शुक्र वाहिनियों का काम होता है शुक्राणु को अर्ध विसरण से कहां पहुंचाना, अर्ध विसरण से कहां, पेनिस में पहुंचाना होता है, कहां, पेनिस, जिसे हम सेशन कहते हैं, क्योंकि शुक्राणु पेनिस के रास्ते ही निकलते हैं, चाहे वो मादा के गर्भाशय में पहुंचते हैं। तो इसका दूसरा काम क्या होता है, ये शुक्राशय में लाने का क्या, कौन, यही जो शुक्र वाहिनियां होती हैं, ये किसको, शुक्राणु को अर्ध विसरण से कहा, शुक्राशय में, अभी कहा शुक्राशय में लाने का कार्य करते हैं। शुक्राशय कहाँ देख लीजिए, ये आपको जो संरचना दिखाई पड़ी, ये संरचना होती है शुक्राशय होती है, इसे क्या कहते हैं हम, शुक्राशय कहते हैं। इसको समझते हैं, शुक्राशय जो होती है ये प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, इसके जो है ऊपर होती है, कौन, शुक्राशय प्रोस्टेट, देखिए शुक्राशय यहाँ, इसी के ऊपर एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, यहाँ एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, आपको हम भी पढ़ाएंगे, उसी के ऊपर शुक्राशय पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, इससे जो है द्रव स्रावित होता है, और अधिकांश वीर्य का भाग कौन बनाता है, यही शुक्राशय बनाता है, क्योंकि आप जानते हैं इसी वीर्य में, जिसको हम कहते हैं सेमन, क्या कहते हैं, सेमन, अंग्रेजी में कहते हैं सेमन, हिंदी में वीर्य, इसी वीर्य में शुक्राणु क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। तो जो शुक्राशय होता है, ये अधिकांश वीर्य का निर्माण यही शुक्राशय करता है, और शुक्राशय में ही क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। हमने क्या होता है, वीर्य शुक्राशय, क्योंकि शुक्राणु क्या होता है, शुक्राशय कहाँ, वहां शुक्राणु पहुंचते हैं किसके द्वारा, जो है शुक्र वाहिनियों के द्वारा। हमने बताया कि इससे एक द्रव स्रावित होता है, जिसका काम क्या होता है, जो अत्यधिक वीर्य का निर्माण करता है, और उसी वीर्य में क्या होते हैं, शुक्राणु क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। शुक्राणु के बारे में जब आपको जनन के बारे में बताएंगे, निषेचन किस प्रकार होता है, तो शुक्राणु की संरचना कैसे बना होता है, इसके बाद कितनी संख्या पाई जाती है, अंडाणु क्या है, अंडाणु की संख्या कितनी होती है, किस प्रकार शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। इसके बाद अगला हमारा है सिसन, जो बहुत ही आप जानते हैं सेशन पेनिस क्या है, ये इसका दो काम होता है, ये स्पंजी ऊतक का बना होता है, इसमें कोई भी आप देखते आप हो, और उसमें जो है इसमें कोई भी अस्थि नहीं पाई जाती है। जो हमारा सिसन होता है या पेनिस होता है, इसमें कोई भी अस्थि नहीं पाई जाती, अस्थि हमारे हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्पंजी ऊतक का बना होता है, ये स्पंजी ऊतक का बना होता है, इसमें रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, और ये क्या करते हैं, रक्त वाहिनियाँ, जब यही रक्त वाहिनियाँ उत्तेजित होती हैं, तो हमारा यही स्पंजी ऊतक क्या होता है, जो है कड़ा हो जाता है, और यही क्या करता है, जनन का कार्य करता है। अगला हम चलते हैं, अगला है मूत्र मार्ग। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, जो पूरा संरचना दिखाई पड़ा है, यह सिसन है, और सिसन के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है, ये लाल जो संरचना दिखाई हमने बनाया है, ये मूत्र मार्ग है। अब देखिए मूत्र मार्ग क्या है, देखिए मूत्र मार्ग काम होता है मूत्र को त्याग करना, जिससे हम लोग मूत्र का त्याग करते हैं, ये मूत्र मार्ग होता है। साथ ही साथ मूत्र मार्ग काम क्या होता है, हमने बताया कि जो यहाँ किसके शुक्राशय में जो वीर है, वीर में जो शुक्राणु है, मैथुन के समय इसी मूत्र मार्ग से क्या होता है, शुक्राणु कहाँ, मादा के गर्भाशय में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो मूत्र मार्ग का दो कार्य होता है। पहला कार्य क्या होता है, मूत्र का त्याग करना। देखिए एक यहाँ पे मूत्र वाहिनियां जुड़ी होती हैं, क्या होती है, देखिए मूत्र वाहिनियां हैं, तो ये जब मूत्र का त्याग होता है, ध्यान दीजिएगा, मूत्र का त्याग मूत्राशय के द्वारा इसी मूत्र मार्ग से होता है। साथ ही साथ मैथुन के समय मूत्राशय, सुनिए, मैथुन के समय उसी मूत्र मार्ग से वीर्य के साथ साथ शुक्राणु क्या होता है, निकलता है। अब अगला एक जो है हमने लिखा प्रोस्टेट और कार्पस ग्रंथियां, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्टेट ग्रंथियां हमने क्या बता दिया, किस जो है
शुक्राशय इसी के ऊपर होता है, शुक्राशय इसी के ऊपर होता है। देखिए यहाँ पे ये शुक्राशय है, यहीं पे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। इसका क्या होता है, ये एक द्रव स्रावित करता है। कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि एक द्रव स्रावित करता है, जिसमें 15 जो क्या करता है 15 से लेकर 20% किसका, वीर्य का निर्माण करता है। कौन, यही प्रोस्टेट। और तथा इसमें एक प्रकार की का द्रव निकलता है, जिससे क्या होता है, वीर्य में गंध होती है। क्या होती है, वीर्य में एक प्रकार की गंध आती है। और कहां से आती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के कारण ही आती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो मैंने बताया कि एक द्रव निकलता है, उसी जो द्रव निकलता है वो वीर्य का कितना 15 से लेकर के 20% भाग बनाता है। साथ ही साथ जो गंध निकलती है उसी किसके, उसी प्रोस्टेट के द्वारा जो द्रव स्रावित होता है उसी के द्वारा निकलता है। और उसी में देखिए एक होता है कार्पस ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, काउपर्स ग्रंथियां होती हैं। ये क्षारीय द्रव स्रावित करता है। इसका काम क्या है, हमने क्या बताया। अब जो कार्पस ग्रंथियां हैं ये क्षारीय द्रव स्रावित करता है। इसका मेन काम होता है दोस्तों कि जो मूत्र मार्ग है इसको क्या करता है, जीवाणु रहित बनाना। क्या बनाना, जीवाणु रहित बनाना, ताकि मूत्र में भी इंफेक्शन ना हो। साथ से अगर मूत्र मार्ग में इंफेक्शन नहीं होगा तो जब मैथुन के समय जो क्या ना वीर्य के साथ शुक्राणु आएंगे वो आराम से क्या होते हैं हमारे शरीर मतलब गर्भाशय में प्रवेश कर जाएंगे। नहीं क्या होते हैं, क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ ही शुक्राणु एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्टिव होते हैं। अगर ये इसमें कोई क्या होगा, इसमें इन्फेक्शन रहेगा तो कभी भी आपका जो है आपके द्वारा मतलब दिया गया शुक्राणु कभी भी गर्भधारण नहीं करवा सकता है। तो जो कार्पस ग्रंथियां होती हैं इनका काम क्या होता है, ये मूत्र मार्ग को क्या करती हैं, संक्रमण रहित बनाती हैं। देखिए कितनी संरचना कैसे कैसे हमारे जो है जनन तंत्र में पाई जाती है कि सब का काम हमारे उसी किसके, शुक्राणु के आने के पहले सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। अब हम चलते हैं पढ़ते हैं मादा जनन। हमने पढ़ लिया ये नर जनन था, अब मादा जनन करते हैं। क्योंकि बिना नर और मादा के मिलने से, नर अंग व मादा अंग के मिलने से लैंगिक जनन नहीं होगा। और जब तक लैंगिक जनन नहीं होगा तब तक प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी और तब तक नए एक शिशु का जन्म नहीं हो सकता। इसमें देखिए, इसमें जो ये संरचना दिखाई पड़ रही है एक गर्भाशय है, जिसे हम कहते हैं यूट्रस। ये जो नलिका समूह संरचना दिखाई पड़ रही है इसे हम कहते हैं अंडवाहिनियां। इसके बाद यहाँ देखिए ये है, इसे कहते हैं अंडाशय। जिस प्रकार से नर में एक जोड़ी विसरण होता है, उसी प्रकार मादा में एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी क्या होती है, अंडवाहिनियां होती हैं, एक गर्भाशय होता है और नीचे का एक भाग योनि होता है। अब इसको भी हम समझते हैं इसका कार्य क्या होता है। सबसे पढ़ते हैं अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियों को पहले पढ़ते हैं हम अंडाशय। जितनी मादा होती हैं उनमें एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय का काम क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना। क्या करना, अंडाणु का निर्माण करना। और जब अंडाणु निर्माण होता है तो इसी अंडवाहिनियों के द्वारा क्या बोलता है, यहां पहुंचता है या इस अंडवाहिनी द्वारा यहां पहुंचता है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसको समझ लेते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं कि जो अंडाशय, दो अंडाशय होता है, एक बार में एक ही अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, श्राद्ध मतलब निकलता है। कहने का तात्पर्य है अगर इस मान लीजिए सितंबर चल रहा है, सितंबर के महीने में अगर यहां से अंडाशय निकला तो इस अंडाशय से अंडाणु निकला तो इस अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता है। नेक्स्ट महीने में कहने का तात्पर्य है किस अंडाशय से अंडाणु निकलता है और उस पे उसके स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, महिला के स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। दूसरी बात हमने बताया कि दोनों अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलते हैं। अगर इधर से इस अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो इससे अंडाणु नहीं निकलता है, अगर इससे अंडाणु निकलता है तो इससे अंडाणु नहीं निकलता है। तो अंडाशय का मेनली काम होता है अंडाशय का अंडाणु का उत्सर्जन करना, और ये अंडाणु क्या होता है, अंडवाहिनी के द्वारा यहां पहुंचता है। तो अंडवाहिनी क्या करती है, अंडाशय को अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को गर्भाशय तक लाने का काम करती है। बीच में एक गर्भाशय होता है, यही अंडाशय जब परिपक्व होता है, परिपक्व होने के बाद यहाँ अंडा कहाँ
गर्भाशय में पहुंचता है, यहीं भ्रूण बनता है और शिशु का पूरा निर्माण इसी कहाँ, गर्भाशय में होता है। ये यहाँ देखने लिखा है योनि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं विजाइना। योनि क्या होता है, इसमें दो मुख होते हैं। एक इसका जो मुख होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, वो जुड़ा होता है गर्भाशय से, और दूसरा मुंह क्या होता है, बाहर खुला हुआ। वह योनि अंग को की संरचना को सम्मिलित रूप से हम भक कहते हैं। एक चीज समझते हैं हम कि जो योनि होता है और मूत्रमार्ग, योनि और मूत्रमार्ग के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, जिसे कहा जाता है भक शिशिनका। हमने क्या बताया कि योनि या योनि अंग में सम्मिलित अंगों को सम्मिलित रूप से हम भक कहते हैं। हमने क्या बताया कि योनि तथा मूत्र मार्ग के बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम भक शिशिनका कहते हैं। फिर समझते हैं एक चीज होता है जो योनि की दीवार पे, इसके ये योनि की दीवार पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं बर्थोलिन की ग्रंथि। क्या कहते हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप, बर्थोलिन की ग्रंथ कहते हैं। यही बर्थोलिन की ग्रंथ का काम क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। क्या निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो योनि को पूरा क्या करता है, मतलब योनि पर चिपचिपा हो जाता है, मतलब साबित होता है, जिससे इसका कार्य क्या होता है कि मैथुन के समय ताकि योनि पे कोई जो है घाव ना हो, और साथ ही साथ जो शुक्राणु हो ताकि आराम से कहाँ, गर्भाशय में पहुंच जाए। तो ये दोनों जो है हमने आपको बताया मानव का जनन तंत्र है। अगली जो हम कल कक्षा लेके आएंगे उसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो मासिक धर्म क्या है, किस प्रकार से आता है। जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ दशकों के पहले अगर किसी महिला को मासिक धर्म आता था तो उसको क्या था कि घर से बाहर रखा जाता था, घर से बाहर रखा जाता था। साथ ही साथ जब तक वो उसको 10 से 12 दिन तक उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता था। साथ ही साथ अभी भी धारणा है कि जिस महिला को मासिक धर्म आता है उसको वो मंदिर में नहीं जाती तथा वो पूजा अर्चना नहीं करती है। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आपको बताएंगे हम MC मतलब मासिक धर्म क्या है, कब ये प्रारंभ होता है, कब ये शांत होता है, आखिर ये क्यों आता है, इसके आने के बाद किसका निर्माण होता है, ठीक है, ये क्यों मतलब महिलाओं में इस प्रक्रिया क्यों होती है, पुरुषों में क्यों नहीं होती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम अगली कक्षा में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और स्विमिंग क्लासेस को आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।